2020 में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पुतिन के भारत दौरे की। रूस और भारत तो उत्सुक थे ही कि 4 और 5 दिसंबर को पुतिन का भारत दौरा होगा, लेकिन अगर यूं देखें तो दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। ऐसे वक्त आ रहे हैं 2021 के बाद पहली बार आए हैं। जब 2023 में G20 हुआ तब भी पुतिन नहीं आए। कई मायने निकाले गए, लेकिन उनके अपनी, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन के साथ उनका रसिया का वार चल रहा है, वो नहीं आ पाए थे। अब ऐसे वक्त आए हैं कि जब ट्रंप साहब बड़ी तल्खी अंदाज में भारत से पेश आ रहे हैं, तब पुतिन भारत आए हैं। खैर, हमारे भरोसा और विश्वसनीयता वाली एक दोस्ती कायम है, उम्मीदों की दोस्ती है, और आज से नहीं, लंबे समय से। कई पीढ़ियां हैं जो इस बात की गवाह हैं कि जब भी वक्त कभी ऐसा रहा तो भारत के साथ हमेशा से रूस खड़ा रहा है। 1971 की लड़ाई की बात करें, जब अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना नौसेना का बेड़ा भेज रहा था, तो रशिया भी हमारे साथ एक दीवार की तरह खड़ा नजर आया। खैर चलिए, लेकिन इस दौरे के क्या मायने हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और विदेश मामलों के जानकार भी हैं। गौरीशंकर गुप्ता साहब हैं, पूर्व IFS हैं। बड़ी बारीकी से हमारा मार्गदर्शन लगातार जन टीवी के दर्शकों को कर रहे हैं पुतिन के दौरे पर। एयर कमोडोर रिटायर्ड चंद्रमौली साहब हैं। कर्नल हिमांशु सिंह जी हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। गुप्ता साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। दौरा निश्चित रूप से दुनिया के लिए अप्रत्याशित है, लेकिन हमारे भरोसे की उम्मीदें कुछ ऐसी थी। इसमें अप्रत्याशित नहीं लगता, लेकिन भरोसा और बढ़ता दिखाई देता है। क्या लगता है आपको, अगर हम न्यूक्लियर डील की बात करें, ट्रेड डील की बात करें, या डिफेंस की बात करें, मेक इन इंडिया की भी हमने बात उनके सामने रखी है, तो कुछ समय लगेगा चीजों को धरातल पे आने में? नमस्कार योगेंद्र जी, नमस्कार हमारे को पैनलिस्ट को भी और सभी दर्शकों को। देखिए, इसमें कई चीजें तो बड़ी क्लियर सामने आ गई हैं। पहला तो यह है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, उसके एक नए आयाम उसमें जुड़ गए हैं, और डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट और स्ट्रेंथनिंग देखने को मिल रहा है। विजिट को स्टेट विजिट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, और आज राष्ट्रपति जी ने उनको रिसीव किया। वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और प्रॉपर हैदराबाद हाउस में ऑफिशियल टॉक्स हुई। तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि नॉर्मली ऐसे समिट विजिट्स को स्टेट विजिट्स के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, जो अभी तक प्रेस के सामने जो आए हैं, एक तो हैदराबाद हाउस से दोनों की जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग थी, और उसके बाद अभी अभी मैं देख रहा था भारत मंडपम पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, वो जो बिजनेसमैन के साथ मीटिंग है। तो उसमें कुछ चीजें बड़ी साफ सामने आ रही हैं। पहली चीज तो यह है कि जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जॉइंट प्रोडक्शन होगा कई चीजों का, उसमें अभी तक चीजें क्लियर नहीं आई हैं, लेकिन एक तो यूरिया प्लांट का बात चल रही है, एक फार्मास्यूटिकल प्लांट की बात चल रही है, और एक सिविलियन एयरक्राफ्ट की बात चल रही है। ये तो है। एक है जो नया ट्रेड रूट चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टोक, उसको ओपन करने की, जिससे कि हमारा रास्ता जो है, एक्सेस जो है, क्लोजर हो जाए और बेहतर हो जाए, उसकी बात चल रही है। फिर एक बात चली है कि जो यूरेशियन फ्री ट्रेड जोन है, जिसमें रशिया प्रोमिनेंट है और कुछ एक्स सोवियत कंट्रीज हैं, उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, जल्दी से होना चाहिए, और उसके लिए तैयारियां हैं। फिर जो इंडिकेशन मिला है कि हमारे ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंज होगा, जिससे कि ट्रेड को फैसिलिटेट किया जाए। इंडिकेशन ये भी है कि डॉलर और यूरो को छोड़ करके अपनी बायलैटरल करेंसीज के अंदर ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए। ये सब स्टेप्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे ट्रेड में इम्बैलेंस है। अभी हमारा $68 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें करीब
5-6 बिलियन डॉलर हमारे एक्सपोर्ट हैं, बाकी सब इंपोर्ट्स हैं। जी तो ये अगर एक सस्टेनेबल लेवल पे पहुंचना चाहता है तो इसके लिए जरूरी है कि जॉइंट प्रोडक्शन हो और ट्रेड बायलैटरल करेंसीज में हो और इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी उनको बढ़े। अभी तक जो डिफेंस रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई चर्चा सामने नहीं आई है। मेरे को लगता है कि वो थोड़े से गोपनीय रखे जा रहे हैं, क्योंकि और दूसरे देशों के उनके ऊपर क्रिटिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। तो जी। एक तो जो सर एक S-400 का छोटा सा एक तो सवाल होगा मेरे यहाँ, एक छोटा सा जी सवाल होगा। जी आपने कहा जी कि बायलैटरल करेंसी की बात की है कि ट्रेड इसमें किया जाए। क्या लगता है आपको कि इसमें ग्लोबल चैलेंज भी रहेंगे कुछ? क्योंकि हमने 2030 तक $100 बिलियन का 68 बिलियन जो डॉलर है इसको हम लेकर के जा रहे हैं $100 तक 2030 तक। और जाहिर सी बात है कि हमें इम्पोर्ट ही करना होगा, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम है बहुत कुछ डिपेंड रसिया पे ही है, और सहयोगी की तरह की टेक्नोलॉजी है, वेपन्स हैं। आज भी अगर हम बात करें तो 70% आपूर्ति हमारी रसिया से ही हो रही है। तो अगर ट्रेड की बात करें तो यहाँ कुछ ग्लोबल चैलेंजेस भारत के सामने आ सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि डॉलर का वर्चस्व कहीं पे भी उस पे किसी तरह की भी कोई रुकावट बाधा या आंच आए। तो देखिए, इसके बारे में थिंकिंग ये थी पहले, मैं पुरानी थिंकिंग बता रहा हूँ, आज की मैं नहीं बता रहा, कि हमारा जैसे 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो और 10 बिलियन जी डॉलर का इंपोर्ट हो, तो 5 बिलियन का जो बैलेंस जो बचता है उसको सेटल कैसे किया जाए। उसको सेटल करने के कई तरीके हैं। एक तो ये है कि अपन वो 5 बिलियन डॉलर डॉलर में पेमेंट कर दें, या फिर उसको यूरो में पेमेंट कर दें, या फिर येन में दे दें, या फिर इसको चाइनीज करेंसी युआन में दे दें, या इंडियन रुपीज में दे दें। अब इंडियन रुपीज में हमने जो दिया है वो उनके पास पड़ा हुआ है, वो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस जगह से वो इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया वाले, उसकी करेंसी में अगर हम पेमेंट कर दें तो वो इजी हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा जरूर चली होगी। अभी पूरे डिटेल्स मेरे को लगता है कल तक आएंगे वापस पूरे के पूरे। बिल्कुल। लेकिन जी। उस करेंसी में सेटल करें जिसमें रसिया उसको यूटिलाइज कर सके। तो हम्म, ये समस्या एक है, क्योंकि उनके पास रुपये का तो बहुत बड़ा बैलेंस पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मैं कह रहा था कि ये जो अपना जो ट्रेड के अलावा डिफेंस रिलेशंस हम्म, जो है, इसमें भी जॉइंट प्रोडक्शन की बात चल रही है अभी। जो बिल्कुल। मेरे को इंडिकेशन मिले हैं कि उसमें SU-57 की चर्चा चली है, और हम्म, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन इंडिया में करने की बात, जब राजनाथ सिंह जी ने जो मीटिंग ली थी दोनों तरफ की साइड में, उसके ऊपर इसमें डिटेल में डिस्कशन हुआ है। जी S-500 की अभी चर्चा इतनी नहीं लग रही है, क्योंकि वो अभी तक इन्फेंट स्टेज पे है, वो अभी प्रपोजल पूरे ढंग से डेवलप नहीं हो पाया है। जो S-400 है उसकी दो इंस्टॉलमेंट्स उनको डिलीवर करनी है, और हो सकता है कुछ नए ऑर्डर्स हम उनको और दे दें। लेकिन हम्म, रसिया के इसमें कंस्ट्रेंट है कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता यूक्रेन के साथ, वो हमें सप्लाई इजीली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको खुद को अपनी जरूरत पूरा करना है। पूरी करनी जी। अब है यूक्रेन युद्ध के ऊपर। हाँ। यूक्रेन युद्ध के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर साफ किया है कि हम चाहते हैं कि युद्ध रुके, और हम सभी डिप्लोमेटिक जो कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं उनका स्वागत करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर, मेरे को ऐसा लगा कि हम हम्म, उसमें उलझना नहीं चाहते। हम उसमें इसलिए नहीं उलझना चाहते क्योंकि ये समस्या इतनी गंभीर है और इतनी जी गांठें इसमें लग चुकी हैं कि उसमें उलझने से हमें इजीली कोई रास्ता मिलेगा नहीं। तो वो चाहेंगे कि जो अमेरिका का इनिशिएटिव है और वो इनिशिएटिव आगे बढ़े, और उस इनिशिएटिव के ऊपर दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हो। मैं चलिए वापस आऊंगा सर। मैं आपने SU-57 की बात कही है, क्योंकि अ, इस फाइटर के लिए प्रयास भी चल रहे हैं। मेरा एक सवाल यहाँ चंद्रमौली साहब से होगा, आई थिंक जब ये डिफेंस में सर्विंग होंगे। 2018 में भी सर इसकी पेशकश की गई थी वेपन डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से, लेकिन भारत ने ये कह करके इसे रोक दिया था कि इसमें टेक्निकल कुछ खामियां हैं जिसे दुरुस्त करिए। अब क्या लगता है आपको, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपके यहाँ पे इसे मेक इन इंडिया के साथ में भी इसे जोड़ा जाएगा, तो वो ऑब्जेक्शन सर अभी भी स्टैंड कर सकता है या वो खामियां दूर होती दिखाई देंगी आपको?
देखिए, ये जो फाइटर्स और जो टेक्नोलॉजी, रडार हो चाहे मिसाइल हो, इसका हर दिन R&D इसका चलता रहता है और डेवलपमेंट होता रहता है और नया से नया वर्जन निकलता रहता है। तो Su-57 उस टाइम नेसेंट स्टेज में था, नया था, ट्रायल था। हमारे जिस तरह से हम अपने जहाज बनाना भी शुरू किया हम लोगों ने, हम भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारी भी खामी है इसमें, जहाज में कभी कभी निकल जाती है। तो उसको इमीडिएटली R&D करके उसके नए इक्विपमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है वो लगा करके उसको डेवलप करके और नया मॉडल उसका निकाल देते हैं या उसी जहाज को मॉडिफाई कर देते हैं। तो इस Su-57 18 की आप बात जब कर रहे हो, अभी 25 के अंदर ये फुल्ली मॉडिफाइड, फुल्ली ट्राइड और एक पूरी तरह से सक्षम 6th जनरेशन फाइटर है। और नेटो की तरफ इसका F-35 है, जो F-35 काफी बदनाम हुआ है पिछले 6-8 महीनों में। तो अपनी बदनामी के चलते, पर Su-57 बदनाम नहीं हुआ, ये एयर शो में भी जाता है। और इसकी जो टैक्टिक्स है ना, आपको मैं बताऊं कि इतनी ज्यादा इसकी टैक्टिक्स है कि जहाज इसके पीछे अगर आ रहा हो उसको मिसाइल मारने के लिए, तो ये घूम करके उसी जगह पे, जिस तरह से आप खड़े खड़े घूम सकते हो, वो घूम करके उसको सामने से अटैक भी कर सकता है। तो ये अच्छी बात है। तो ये तो Su-57 की बात हो गई है। जहां तक मिसाइल्स की बात है, ये कल भी डिस्कशन में हुआ था कि S-500 भी ठीक है, नेसेंट स्टेज में है, 2 स्क्वाड्रन जो बाकी हैं वो हमें मिल जाए, लेकिन हम जो मिसाइल फायर किए हुए हैं, हमने जो मिसाइल फायर किए हुए हैं उसका स्टॉक एक्सपेंड हुआ है, तो हमको स्टॉक मिसाइल के भी लेने पड़ेंगे। हालांकि यूनिट तैयार है, लेकिन लॉन्चर के अंदर जो मिसाइल डालने हैं वो मिसाइल हम अभी खरीदना चाहते हैं। तो मिसाइल जो हमारे पास स्टॉक है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। आगे ऑप्शन 2 हो या नहीं हो, जो भी हो, पर हमको स्टॉक पूरा करना है, तो वो भी सप्लाई इसकी आएगी। तो ये हो गया हमारा डिफेंस का मिसाइल। लेकिन जो इन्होंने नेवी के बारे में जो उन्होंने बताया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये 2 है, एक तो सिविलियन हो गए जिसके अंदर उनको ट्रेनिंग देंगे आर्कटिक में जाकर के, ठंड के अंदर किस तरह से क्या मैनेज करना है, और वहां के जो रेयर मिनरल्स हैं या वहां की जो चीजें हैं उसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रशिया देने को तैयार है। दिस इज वेरी गुड थिंग। और मिलिट्रीली उसमें जो हमारे यहाँ पे डॉकयार्ड्स हैं उसमें अपना सपोर्ट देने को तैयार है कि शिप बिल्डिंग के अंदर हम उसको फास्ट कैसे करें, उसको लेटेस्ट कैसे करें। और लास्ट है न्यूक्लियर की जो मिनी न्यूक्लियर के जो रिएक्टर्स हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज मिनी, हम जो मिसाइल चलाते हैं न्यूक्लियर को, इतना बड़ा मिसाइल होता है, सारी दुनिया इसमें लगी हुई कि हम एक माइक्रो मिसाइल अगर बना दें, माइक्रो मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस के साइज का, जो जहाज में जा सकता है, ये बड़े अच्छे। अभी ह्यूज तरह का बॉम्ब लेके जाना, उसके बड़े बड़े होते हैं। तो अगर जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर भी छोटा अगर हमारे को मिल जाए, तो हर मतलब सिटी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक न्यूक्लियर रिएक्टर लग सकता है। उसमें उन्होंने सपोर्ट बताया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमको न्यूक्लियर रिएक्टर अगर बनाने में सपोर्ट मिल जाए तो हमारे काफी न्यूक्लियर रिएक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पॉलिसी जो बजट घोषणा 2025 सभी एनर्जी के साथ में इसका भी इसमें जिक्र है, तो शायद हो सकता है कि उस पे काम आगे बढ़े। कुछ चीजें ऐसी हैं कि हो सकता है कि अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं हो रही है, क्योंकि अंदर खाने में बहुत सारी चीजें पकती। मैं हिमांशु जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, क्या लगता है आपको कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो एग्रीमेंट्स में होती हैं, लेकिन डिफेंस या हमारी सिक्योरिटी पर्पज से या पॉलिसी के तहत उन्हें डिस्क्लोज नहीं कर सकते? जय हिंद। देखिए, जिस संक्रमण काल से इस समय विश्व गुजर रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं। गुप्ता सर एग्री करेंगे कि बैक चैनल पे बहुत कुछ चल रहा होता है विच इज नॉट देयर इन दी पब्लिक फोरम टिल द टाइम द फाइल्स गेट्स डिक्लासिफाइड। क्योंकि हमको अपने हित सर्वोपरि रखने हैं, ना कि पूरे विश्व को ये जताना है कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बड़बोलापन ठीक नहीं होता है, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं और डिफेंस की बात कर रहे होते हैं। और इस तरह की समझदारी भारत और रशिया के बीच में है कि वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो डिफेंस को लेकर है उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन बड़बोलेपन के तरह से उसको खराब नहीं करेंगे। क्योंकि इस विजिट पर बहुत ज्यादा दुनिया की नजर है, क्योंकि पुतिन ऐसे नेता हैं जिनको पूरा विश्व बहुत ही सटीकता से वॉच करता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके हाव भाव को, वो क्या कहते हैं। और इस समय भारत भी एक बहुत ही सशक्त पोल के रूप में उभरा है। तो यहां से जो भी चीज बाहर आएगी उस पर लोगों का रिएक्शन आना बहुत स्वाभाविक है। देखिए, 2 दिन पहले ही 3 डिप्लोमेट्स ने मिलके हमारे ही अखबार में एक आर्टिकल दे दिया था। तो जब हमारी तरफ से कोई भी चीज आएगी उसमें प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक है। अभी तक आई एम सरप्राइज कि ट्रुथ सोशल पे अभी तक कुछ क्यों नहीं आया है। लेकिन हाँ, जो बातचीत है उसमें मुझे लग रहा है काफी हद तक, देखिए 300 मिसाइल्स भारत चाह रहा है S-400 की, क्योंकि हम
बहुत सारा अपना जैसा मौली सर ने बताया स्टॉक को एग्जॉस्ट कर चुके हैं और उसके बाद में बीडीएल में काफी हद तक उस पर कार्रवाई की जाएगी। 50% तक टीओटी होने की संभावना है। जहां तक SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का जो समझौता है उस पर लगभग 500 से लेके 100 प्रारंभिक इकाइयों पे समझौता होने की संभावना है। 40% तक उसका टीओटी जो है HAL के साथ में संयुक्त उत्पादन के लिए जो हम कयास लगा रहे हैं हो सकता है। ब्रह्मोस के ऊपर क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे तो उस पे भी मुझे लगता है कि संयुक्त कोई ना कोई अनुसंधान और विकास उसका किया जाएगा। कोरबा में हम जो राइफल्स बनाते हैं 203 उस पे भी अतिरिक्त जो इकाइयां हैं कुछ उस पे भी कार्रवाई होगी क्योंकि हमें भी हथियारों की इस समय बहुत जरूरत है। डिफेंस को मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि हम 2 फ्रंट वॉर कभी भी देख सकते हैं क्योंकि हमें पता है जिस तरीके से हम घिरे हुए हैं शत्रुओं से और स्पेशली इस विजिट के बाद में कुछ ना कुछ कार्रवाई होती मुझे दिखेगी। हालांकि चाइना बहुत कंटेन रहेगा। अगर रशिया भारत के साथ खड़ा होता है तो चाइना पर बहुत हद तक अपना दायरा उसको समझ में आएगा कि वो जो जिस तरह के प्रयास वो करते रहते हैं उनकी जो एक्सपेंशनिस्ट उनकी जो एक मानसिकता है उस पे मैं ये नहीं कहूंगी कि लगाम लग जाएगी लेकिन हाँ उनको उनका दायरा समझ में आ जाएगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो राष्ट्रपति पुतिन ने एक चीज बहुत बढ़िया की है कि आतंकवाद पर हम भारत के साथ खड़े हैं और आतंकवाद भारत में अगर सप्लाई होता है तो पाकिस्तान की तरफ से होता है तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी पाकिस्तान को भी दी जा रही है। तो इनके सिर्फ हमारे एक्सचेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामान वो दे रहे हैं हम खरीद रहे हैं या अब जैसे हमारी तरफ से जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने की बात की जा रही है। लेकिन इसके अगर आप देखें तो बहुत सारे आयाम हैं और कम कहने के बाद में भी जो उसको ज्यादा समझना जो हम कहते हैं वो चीज इस विजिट से सामने आई है कि आप ना सिर्फ एक्सचेंज अपना वेपन्स का कर रहे हैं बल्कि आप ज्वाइंट डेवलपमेंट कर रहे हैं और ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं और टीओटी के जितने भी कितने हद तक वो जाएगी, कितना आपको परमिशन मिलेगी प्रोडक्शन की, वो सारी चीजें जब धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी तो हमें पता चलेगा कि शायद हमने बहुत कुछ गेन किया है। क्योंकि पुतिन यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आए हैं। बिल्कुल सही पुतिन बात। अगर भारत में आए हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात है जो संदेश वो भारत को दे रहे हैं कि देखिए उन्होंने फॉर्च्यूनर में बैठ के गए हैं कि वो लिमोजिन एक फॉरेन कंट्री का व्हीकल है उसको वो एक प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ रहे हैं। एक तो मित्रता दिखा रहे हैं कि हम लोग औपचारिकता से कहीं ऊपर उठ चुके हैं। फिर राजघाट पे जाकर अगर वो महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं तो ये भी एक संदेश है स्ट्रैटेजिक कि जब पुतिन के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लड़ाई भड़का रहे हैं या देश को बर्बाद कर रहे हैं तो वो अहिंसा का मैसेज भी देना चाहते हैं, प्रतीक है, वो भी एक संदेश दे रहे हैं कि नहीं हम शांति में भरोसा करते हैं। ये आक्षेप गलत है। तो इसकी स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग बहुत ज्यादा है। तो जितना भी अब एक्सचेंज होगा वो तो अनफोल्ड हो ही जाएगा लेकिन विश्व को जो मैसेज दिया गया है वो 2 कद्दावर नेताओं के द्वारा एक मजबूत फ्रेंडशिप का दिया गया है, मिलिट्री एक्सचेंज का दिया गया है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस टाइज का दिया गया है। तो मेरी तरफ से तो बहुत कुछ बहुत अच्छा हुआ है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि इस दौरे के मायने थे, मैंने पहले भी कहा कि भारत और रूस के बीच तो ही ग्लोबली भी अगर हम देखें तो दुनिया की निगाहें इस पे टिकी हुई थी। चलिए मैं गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर ये बात सही है कि आतंकवाद के खिलाफ आज नहीं पुतिन पहले भी बोलते रहे हैं और उन्होंने कहा कि मानवता की भलाई के लिए ये दोस्ती बहुत जरूरी है। यहाँ एक सवाल होगा, उन्होंने एक बात कही कि चाइना, भारत और रूस ये दुनिया के लिए ये मित्रता या फिर ये कहूं कि एक जो कॉम्बिनेशन जो बनना चाहिए वो बहुत जरूरी है और बनेगा। अभी हिमांशु जी ने एक बात कही कि एक दायरा चाइना के भी समझ में आएगा। तो आपको लगता है कि पुतिन का, देखिए पुतिन की अगर हम यूं भी देखें उनका एक जो स्ट्रक्चर है अपना पॉलिटिकल, बोलते बहुत कम है वो और एक्शन में बड़ा बिलीव करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं तभी जब कुछ चीजें पकी हुई होती हैं, ऐसे नहीं करते। तो यहाँ आपको लगता है कि चाइना को अपना दायरा समझाने के लिए वो पहल कर चुके हैं या फिर बताएंगे कि आप लोगों के आपस में उलझने से, सीमाओं के विवाद से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो हम उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं कहीं? देखिए ऐसा है योगेंद्र जी
पहली चीज तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का ये अटेम्प्ट था कि पुतिन को पूरी तरह से आइसोलेट किया जाए। जी उनके ट्रेवल के ऊपर तरह तरह के बैन लगा दिए। वो आईसीसी का एक वो आ गया, सो कॉल्ड वारंट आ गया। और फिर इनके ट्रेड रिलेशंस जो वेस्ट से, वो सारे के सारे खत्म कर दिए। इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उसको फ्रीज कर दिया वहां पे। तो इन्होंने, वेस्ट ने जो है ना, इनके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगा के इनको कंप्लीट आइसोलेट करना चाहते थे। वो पॉलिसी अब उनकी फेल हो रही है, क्योंकि अभी तक तो वो चाइना ही गए थे, और या जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे उनमें गए थे। ये पहली बार एक विजिट इन्होंने किया है जो उस रीजन से बाहर है। तो इसीलिए पूरे वेस्ट को बहुत दुख हो रहा है इसका, और बहुत जलन भी लग रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नेचुरली पुतिन उस आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं। अब जहां तक चाइना का सवाल है, मेरा मानना यह है कि अगर भारत और रूस के संबंध अच्छे होंगे तो चाइना डेफिनेटली अंडर कंट्रोल रहेगा, क्योंकि चाइना ये समझता है कि अगर भारत और रूस साथ साथ हैं तो कोई एग्रेसिव स्टेप वो इंडिया के अगेंस्ट में लेना उसके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि उसके उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना और रूस के रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि भारत और रूस के रिलेशंस बड़े प्रोफाउंडली वो हैं, 70-75 साल से एक से हैं। जबकि चाइना के रिलेशंस में अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं रूस के साथ। आपको पता है 15 साल पहले रूस और चाइना आपस में बहुत खटास की स्थिति में पैदा हुए थे, चल रहे थे। और फार ईस्ट का जो एरिया है रसिया का, उसमें चाइना का इतना इंट्रूजन है कि रसिया उससे राजी नहीं है, वहां की जनता उससे राजी नहीं है। वहां बहुत चाइनीज जाके सेटल हो चुके हैं। तो उसकी वजह से, और अभी भी आप देखें सिचुएशन, यूक्रेन युद्ध के बाद रसिया ये चाह रहा था कि चाइना जो है वो यूरोप से अपने संपर्क को कम करे, क्योंकि यूरोप ने इतने तरह के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। लेकिन चाइना ने वो कदम नहीं उठाया। उनके यूरोप के संबंध वैसे के वैसे चल रहे हैं, और अमेरिका के साथ भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके संबंध और सुदृढ़ हों। तो इस चीज का पता है पुतिन साहब को। पुतिन साहब बड़े बड़े प्रगाढ़ कूटनीतिज्ञ हैं और उनको बहुत अनुभव है। तो वो जानते हैं कि भारत के साथ हमारे रिलेशन ज्यादा प्रगाढ़ हैं बजाय चाइना के, चाहे नाम कैसे भी दो। और ये चाइना को इस चीज का डर रहेगा, क्योंकि रसिया बड़ी कंट्री है और हमारे साथ खड़ी रही दिखेगी तो नेचुरली चाइना संभल के ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उसकी वजह एक और है, ट्रम्प साहब यूं आम भाषा में कहें तो डोरे डालने की जो कोशिश कर रहे हैं चाइना पे कि हम आपके टैरिफ कम कर देंगे, आए दिन कुछ भी जो उनके स्टेटमेंट्स आते, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि भारत में पुतिन के दौरे को देख करके, लेकिन चाइना बहुत स्मार्ट है, वो भी जानता है कि अमेरिका पे बिलीव किया जा सकता है लेकिन ट्रम्प पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज की जो पोजीशन है अमेरिका में, वो अमेरिकन फर्स्ट नहीं है, वो ट्रम्प फर्स्ट है। उनकी अपनी पॉलिसी है, देश से भी अलग हट करके वो चल रहे हैं, वो स्थायी नहीं है। तो इस लिहाज से वो जानता है कि अगर स्थायी दोस्ती के रूप में अगर कहीं भरोसा किया जा सकता है तो वो केवल और केवल रसिया के साथ में किया जा सकता है। और यही बड़ी वजह है कि पहले बीच में कुछ साल पहले जिस तरह से चाइना ने कुछ अपने तेवर तीखे करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि हमें दुनिया में आइसोलेट होना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है, यूरोपियन कभी भी हमें पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक हमारा जो स्थायी मित्र है उसकी ओर, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत ने अमेरिका के साथ में नजदीकियां बढ़ाई। तो उस वक्त का भी मुझे बयान का ध्यान है कि रसिया का एक बहुत ही सटीक स्टेटमेंट था कि ग्लोबली वो स्वतंत्र है लेकिन हमारे साथ हमें दोस्ती का भरोसा, एक बहुत बड़ी बात थी ये, जो एक भरोसे की बात कहूं मैं। चलिए चंद्रमौली साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, डिफेंस सिस्टम की बात हमने की है, कुछ चीजें आएंगी, आपने कहा भी कि छोटे इक्विपमेंट्स पे भी हमें गौर करने की आवश्यकता होगा, क्योंकि ड्रोन, और ये बात तय है कि आने वाला कभी भी अगर किसी मुल्क के साथ में किसी की भी लड़ाई होगी तो वो जमीनी लड़ाइयां नहीं होंगी, अब तो टेक्नोलॉजी और सीमा पार की लड़ाई होंगी। एक दूसरे किलोमीटर दूर से बैठ करके आप निशाना लगा सकते हैं। तो वही टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की एक पहल कहें इसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी दोनों पे काफी कुछ फोकस किया गया है। जी हाँ। अभी जैसे हिमांशी जी बता रही थी कि
ये डील सामने नहीं आई है। ये डील हुई होगी कि हम करेंगे, क्योंकि इस विजिट को अगर डिफेंस डील की विजिट अगर बता देते तो बदनामी बड़ी होती। पहले तो इनका आना ही बदनामी का बात है कि कैसे वहां डेमोक्रेसी में चले गए, और जैसे बता रही कि राजघाट जाकर इन्होंने मैसेज भी दिया हुआ पीस का। तो इसके साथ में इन्होंने, दोनों नेताओं ने बहुत ही सोच समझ के कहा कि यार डिफेंस डील नहीं करेंगे, हम कर लेंगे, लेकिन अभी इकोनॉमी, आरटी जो न्यूज चैनल इनकी रशियन जो न्यूज चैनल है उसको खोलेंगे, तुम्हारा एक्सप्लोर करने के लिए तुमको ट्रेन कर देंगे वहां पे। मतलब इस तरह की डीलें इनकी हो रही है, विच इज अ वेरी गुड सिग्नल टू द वर्ल्ड कि हमको कोई कटाक्ष नहीं कर सकता, हमारे ऊपर कोई हमको बदनाम नहीं कर सकता, कोई हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं खड़ा करने का दावा कर सकता कि हमने ये दे दिया जहाज, ये मिसाइल दे दी, लड़ाई करना चाहता है। ये एक अच्छी बात हुई है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये डील इन पाइपलाइन है, Su-57 है, ब्रह्मोस की जो यूनिट्स हमको चाहिए वो है, ब्रह्मोस की जो मिसाइल चाहिए, आई मीन सॉरी, इसकी S-400 मिसाइल जो चाहिए, ये सब अगर हमारे बैकग्राउंड में चल रही है, और आज नहीं तो महीने भर बाद में उभर के आ जाएगी, इसके बाद में हमारा डेलीगेशन वहां जाएगा और ये डील करेगा इसके लिए, ये अच्छी बात है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते हुए ये नहीं होना एक बहुत अच्छी बात है। मैं ये आपको कहना चाहता था कि चाइना अब ये कूद पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि जब डॉलर को ये अलग करने की सोचेंगे भारत और रशिया, तो चाइना सोचेगा कि भाई ये हमारे बीच में 27% इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड चलती है बिटवीन चाइना, रशिया एंड भारत। तो वो कूद पड़ेगा कि आप रूबल्स और रुपीस में अगर कर रहे हो तो कृपया करके हम भी घुसते हैं, युआन में करते हैं। तो अगर ये 3 युआन, देखो हम तो चाइना से अटैच्ड है, हमारे तो वो जो केमेंग सेक्टर से हमारी जो अगर रोड कनेक्ट अगर हो गई है तो आसाम में होकर के हमारे तो जो चीज अराउंड द सिंगापुर एंड घूम के जब आती थी उसमें 7-8 दिन लगते हैं शिप के, यहाँ पे तो 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। ट्रक्स ट्रेन की ट्रेन चल जाएगी। केमेंग सेक्टर जो उनके बर्मा की तरफ जो है ना, केमेंग सेक्टर, वहां से मैंने बहुत पहले मैंने पेपर लिखा था आज के 15 साल पहले कि उसको कनेक्ट अगर हो जाए तो चाइना के गुड्स हमारे यहाँ पे बांग्लादेश में देने को हो जाएगा, बांग्लादेश में हमारा गुलाम हो जाएगा। ये मैंने लिखा था उनको। तो ये होने वाला है कि रूबल, युआन और इंडियन रुपी ये हमारे एक साथ करके अगर करेंगे तो 27%, ये तो 1% डॉलर जब हट जाता है तो उसकी बहुत हालत खराब हो जाती है अमेरिका की। तो ये अगर हट गया 27%, हम वापस से ट्रेड करने लगे तो बहुत ही झटका लगेगा इसको अमेरिका को, और वो अपने घुटने पे आएगा। बिल्कुल, ट्रेड्स में जो जिस करेंसी में डील की जाती है, अभी डॉलर का एक तरह से वर्चस्व अमेरिका मान के चलता है, अमेरिकन डॉलर का, तो वो ये नहीं चाहेगा कि इस पे कहीं भी किसी तरह का होगा। उसके अलावा अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रम्प खुद भी बैकफुट पे आएंगे, क्योंकि उनकी झंझलाहट जो है उसके लिए भी मानेंगे कि आपकी अति जो है उसी की एक वजह है। खैर चले, लेकिन जैसे अहिंसा की बात कही हिमांशु जी ने, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। 2 मैसेज में मैंने लगता है आपको देने की कोशिश की है। मैं रक्षा से थोड़ा सा आपको अलग लेके जाऊंगा। टूरिस्ट वीजा 1 महीने का जो परमिट किया है इन्होंने, और दूसरा स्किल्ड लेबर का आदान प्रदान, वहां पे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तो 2 चीज इसमें कि केवल दौरा यही नहीं था कि हम केवल हथियार बेचने के लिए या फिर केवल फ्यूल बेचने के लिए आए। इससे अलग हटके भी बात की जा रही है कि देखिए, टूरिस्ट वहीं जाता है जहां पे शांति मिलती है। ये सीधा टूरिस्ट के साथ जुड़ा हुआ यही है। कहीं पे भी गोलियां चल रही होगी तो टूरिस्ट नहीं जाएगा कहीं पे भी। तो आपको ये लगता है कि हाँ, एक दूसरी और भी एक मैसेज देने की पूरी कोशिश की गई है कि केवल बस हथियारों की खरीद और फरोख्त या बेचने के लिए नहीं आए हैं वो। जी बिल्कुल, देखिए जो वित्तीय घाटा है 59 अरब डॉलर का है, उस घाटे को पाटने के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एआई में, फार्मास्यूटिकल्स में, मेडिकल एक्सचेंज में, तो बहुत सारे दायरे हैं जिन पे इन्होंने बात की है। क्योंकि जहां आप स्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं तो तकरीबन 31 लाख लोगों की डेफिशिएंसी रशिया में इस समय है, जिसमें से रशिया चाह रहा है कि 10 लाख तो आप इमीडिएटली भेज दीजिए, जिसमें 1 लाख तो वो इस साल के अंत तक चाह रहा है। तो मुझे लगता है जब इस तरह के एक्सचेंज होते हैं वो तभी होते हैं जब आपको भरोसा हो। देखिए, रशिया कहीं से भी अनस्किल्ड लेबर या जो लोग उग्रवादी टाइप के हों या जिनको कुछ ना आता हो क्यों बुलाएगा? तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को लेकर उसमें ये विश्वास है कि अगर वो आते हैं तो वो स्किल्ड हैं और वहां देश की तरक्की में वो हाथ बटाएंगे। दूसरा, भारत भी अगर कोई भी क्षेत्र अपना युद्ध ग्रसित है तो अपने लोगों को मौत के मुंह में नहीं भेजेगा। ये सरकार इस तरह की हाराकारी कमिट नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं भले ही सीमाओं पर युद्ध चल रहा हो, लेकिन अगर आप बाकी जगह देखें
तो वहां पर युद्ध नहीं है। देखिए युद्ध हम अगर देखें तो यूक्रेन की जो बॉर्डर है उसके आसपास चल रहा है, पर अगर आप बाकी जगह में जाए, रशिया में और भी बहुत सारी सुंदर जगह हैं, चाहे सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, चाहे उनका कैपिटल हो गया, तो बहुत सारी जगह जहां पर आपको शांति अभी भी मिलेगी और इंडियन पीपल आर मोस्ट वेलकम देयर। देखिए जब राज कपूर के समय से वो उनके फेवरेट हीरो रहे हैं, तो हमारा सांस्कृतिक एक्सचेंज उस समय से है। तो मुझे लगता है भारतीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पहली बात कि जिसको नौकरी की जरूरत है और जो बाहर फॉरेन कंट्री में जाके काम करना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। सरकार के लिए बहुत अच्छा है कि आपको जो एक रोजगार की समस्या देश के भीतर है, उससे जूझने के लिए अब एटलीस्ट आपका काफी परसेंट तक लोग बाहर चले जाएंगे, तो वो एक कम हो जाएगा। तीसरा, आपके कंट्री में जो रशिया का पैसा है वो भी आएगा, तो कहीं ना कहीं इससे एक विन विन पैदा होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अगर हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सहयोग करें तो हमारे किसानों को इससे बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो वहां जाएंगे, ट्रैक्टर्स वहां जा रहे हैं। देखिए तो फॉर मी आई थिंक ये जो डिफेंस के अलावा भी चीजें हैं, ऊर्जा के अलावा भी चीजें हैं, उन पे अगर बात हो रही है तो दायरा बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीजें अभी सामने आएंगी, लेकिन ये कहा जा सकता है अगर एक मजमून पे अगर हम गौर करें तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और दुनिया की निगाहें इस पे टिकी हुई थी। लेकिन चलिए अगर हमारे हितों की बात करें तो निश्चित रूप से ये भरोसा और बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।